Hi everyone, I'm Barun from Only English. Today we will read the next poem from your book First Flight of Class 10th CBSE. The name of the chapter is Amanda. ये जो पोएम है अमेंडा, इसको लिखा है रॉबिन क्लिन ने। ये रॉबिन क्लिन एक ऑस्ट्रेलियन पोएट थी। शी वाज अ ऑथर ऑफ especially for a children, so she had written books for a children. She was born on 28 फरवरी 1936। तो ये एमेंडा की जो स्टोरी है इसमें क्या है कि ये अक्सर आप देखते होंगे कि बच्चे को जब पेरेंट्स डांटता है और जो बच्चे का रिएक्शन होता है, जवाब तो नहीं दे पाता, लेकिन बच्चे जो अपने आप को अंदर में क्या फील करता है एक तरह से, वही है। तो ये बच्चों की कहानी है कि बच्चे को जब पेरेंट्स डांटता है तो वो क्या फील करते हैं। कभी कभी आजकल तो बच्चे जवाब भी दे देते हैं, लेकिन जब बच्चे साइलेंट रहते हैं और अपना शकल वगैरह बनाते रहते हैं तो अब समझ जाइए कुछ ना कुछ वो सोच रहा है। तो ये वही बच्चा है कि एक तरफ पेरेंट्स उसके कुछ कहते हैं, दूसरी तरफ वो बच्चा क्या सोचता है खुद से। तो यही एक पोएम है जिसमें करके एवरी चाइल्ड फील्स दैट ही शी इज़ अ कंट्रोल एंड इंस्ट्रक्टेड नॉट टू डू वन थिंग्स और अनदर। यानी अब हर बच्चे जो है ये इस चीज़ को फील करता है कि उसको कंट्रोल, ही इज़ कंट्रोल एंड इंस्ट्रक्टेड नॉट टू डू एनी थिंग वन थिंग और अदर, कि एक ये उसको कंट्रोल नहीं किया जाए और उसको ये ना कहा जाए कि ये करो वो करो। यू टू फील मैनी, अब ये भी कह रहा है कि यू टू मे फील दैट योर फ्रीडम इज़ कटेल। आप भी फील करते होंगे कि आपका जो फ्रीडम है उसको ख़त्म कर दिया गया है। कटेल का मतलब कम करना। राइट डाउन सम ऑफ द थिंग्स, यानी कि नरेटर सजेस्ट करने की कोशिश है कि आप भी इस तरह से कुछ चीज़ लिखें जो आप अपने पेरेंट्स के बारे में समझते हैं। एल्डर्स नॉट टू डू, रीड द पोएम अलाउड फ्रॉम द पेयर ईच रीडिंग अल्टरनेट स्टेंजा। यानी अब अल्टरनेट स्टेंजा इसलिए इसमें कह रही है नरेटर, एक स्टेंजा में पेरेंट्स का स्टेटमेंट है, दूसरे में जो अमेंडा है वो क्या फील करती है। तो यही ये पोएम है, इसको थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। तब जो पोएम है उसको जो अमेंडा के पेरेंट्स है, तो यानी पहला जो है जो पेरेंट्स का होता है कि डोंट बाइट योर नेल अमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर अमेंडा, स्टॉप स्लॉचिंग एंड सिट अप अमेंडा। अब पहले हंच का क्या मतलब होता है। हंच का मतलब एक देखिए दो मतलब होता है। जब ये नाउन की तरह यूज़ होता है तो आइडिया होता है, यानी कि आपका आइडिया या थॉट जो होता है सिर्फ विश्वास पे टिका होता है, उसकी प्रूफ नहीं होती। लेकिन यहाँ हंच का क्या मतलब हुआ कि यहाँ हंच का मतलब हुआ कि बेंड करके या आगे की तरफ जो झुके रहते हैं, बेंड या लीन फॉरवर्ड। और स्लॉच का क्या मतलब था। स्लॉच का मतलब स्टेट, सिट और वॉक विदाउट विद द शोल्डर्स एंड हेड बेंड फॉरवर्ड। यानी कि इस तरह से उसमें भी इस तरह से झुक करके जो हम खड़े होते हैं, इस तरह से अटक करके होते हैं, हमारा आगे वाला पार्ट झुका होता है, उसको हम स्लॉचिंग कहते हैं। तो इसलिए उसके पेरेंट्स कहते हैं डोंट बाइट योर नेल, यानी तुम अपना जो नाखून मत चबाओ, या फिर डोंट हंच योर शोल्डर, अपने शोल्डर को हंच मत करो, या फिर स्टॉप स्लॉचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। ये जो स्लॉच है करें यानी कि आगे की तरफ अपने शोल्डर के सहारे या हेड के सहारे जो लोग बैठे रहते हैं बच्चे, उसको डांट रही है कि तुम सीधे सीधे बैठो। बच्चे को घर में पेरेंट्स कहते हैं ना कि सीधे सीधे बैठो, ऐसे जो तुम बैठो टेढ़ा हो जाएगा बॉडी। ये तो एक तरफ से यहाँ पर भी वही पेरेंट्स कहने की कोशिश करें कि डोंट बाइट योर नेल्स, अपना नाखून मत चबाओ, डोंट हंच योर शोल्डर, अपना शोल्डर जो है हंच मत करो इस तरह से अमेंडा। फिर स्टॉप स्लॉचिंग एंड सिट स्टेप, यानी जो स्लॉच कर रही है। अब जो यहाँ स्लॉच का मतलब सब कुछ होता है, चाहे वो बैठी है कि बात कर रही है कि खड़ी है, तो किसी न किसी सहारे से झुकी हुई है। तो इसको भी कह रही है कि सीधे सीधे करके बैठो। तो यहाँ पर बैठने का ही है क्योंकि वहाँ के सिट अप स्ट्रेट। अब यहाँ पर दूसरा लाइन जो है अमेंडा बोले, देर इज अ लैंग्वेज एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। अब ये जो लाइन है यहाँ पर वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही है कि एक देर इज अ लैंग्वेज एमरल्ड सी। अब लैंग्वेज क्या होता है कि मूविंग और स्पीकिंग स्लोली विद लिटिल एनर्जी और ऑफन इन द अल्टर अट्रैक्ट सम। यानी कि जब आप देखते हैं कि कोई एकदम आराम से जब स्मूथ होकर के कोई चलता है तो जो एक अट्रैक्शन क्रिएट करता है उसको भी हम लिंग्विड कहते हैं। तो इस तरह से यही करें कि देर इज़ अ लिंग्विड एमरल्ड सी। और यहाँ पर कह रहे कि जो एमरल्ड क्या होता है, एमरल्ड एक ब्लू कलर का एक स्टोन भी होता है और उसका किसी चीज़ का अगर कलर
सॉरी ग्रीन कलर का होता तो उसको हम एमरल्ड कहते हैं। तो यानी कि देयर इज़ अ लैंग्वेज एमरल्ड सी, यानी कि अपने आप को यहाँ प्रेजेंट की कि एक ऐसा सिचुएशन जिस तरह से कि जो ग्रीन कलर का जो सी होता है मूवमेंट करते रहता था हम आराम से, जो कि काफ़ी फैशनेबल होता है। तो अगर कोई देखते होंगे आप, अगर कोई रैप वगैरह पर कोई जो दिखाने के लिए जो यूज़ करता था एकदम स्टाइल में चलता है तो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए क्लोथ के अलावा, तो यही तरीके से करें कि देर इज़ ए लैंग्वेज एमरल्ड सी, यानी जो ग्रीन कलर की जो सी है, जो आप एक तरह से ये हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर जो कंपेयर किया गया ये मेटाफर है कि एमरल्ड सी है, एकदम बड़ा स्मूथ तरीके से चल रहा है। वेयर इज़ द सोल इनहेबिटेंट इज मी, और वहाँ पर क्या होगा, सिर्फ मैं होंगी, हम अपने बारे में सोच रही है। अ मेरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, और फिर क्या होगा, अब एक मेरमेड क्या है, एक इमेजिनरी क्रिएचर है जिसका कि स्टोरी में डिस्क्राइब किया जाता है कि जिसका कि ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट फिश के तरह होता है। कि इमेजिनरी क्रिएचर्स डिस्क्राइब इन द स्टोरी विद अपर बॉडी ऑफ ए वुमेन एंड द टेल ऑफ ए फिश, यानी कि वो वुमेन है जो उसका, तो उसको ही मेरमेड कहा जाता था। तो अपने आप को वो सोच रही है कि क्या होती कि वो जो एमरल्ड सी है, यानी कि जो जो एकदम स्मूथ तरीके से मूव करता है, लैंग्वेज एकदम स्मूथ तरीके से, वहाँ पर क्या होती है, वो एक अलग सा क्रिएचर, सिर्फ अकेली क्रिएचर होती। वो कौन होती, एमेंडा खुद होती, और वो एक मेरमेड की तरह होती जो ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, यानी आराम से। अब ब्लिसफुली का क्या मतलब, ब्लिसफुल का मतलब होता है कि एक्सट्रीमली कम्प्लीटली हैप्पी, आराम से वो मूव करती रहती है, आराम से तैर रही होती है, यानी कि उसको दुनिया से कोई मतलब नहीं होता। तो एक तरह से अपने आप को ये कंपेयर करती है वहाँ पर। फिर नेक्स्ट लाइन में उसकी मम्मी कहती है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, डिड यू टाइड योर रूम अमेंडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़ अमेंडा। फिर से उसकी मम्मी उसको कह रही है कि तुमने क्या अपना होमवर्क किया, क्या तुमने अपना रूम साफ़ किया, या फिर क्या जो मैंने सोचा था कि तुम अपना जो है शूज़ भी साफ़ कर लिया। आई थॉट यू हैव आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर, मैंने कहा था कि तुम अपना रूम भी साफ़ कर ले। तो फिर से अभी यहाँ पर उसके पेरेंट्स उसको डांट रहे कि तुमने होमवर्क किया कि नहीं, तुमने रूम साफ़ किया कि नहीं, तुम अपने जो है शूज़ साफ़ की कि नहीं। तो फिर से आने, तो पहले वाले में कहा नेल चबा रहे, दूसरे बारे में ये कह रही है। फिर अपने आप को अब यहाँ पर ये जो बात सुनती है तो अमेंडा अपने आप को कहती है, अब होता क्या नहीं, कहते कि जब बच्चे को ज़्यादा कोई डांटता है तो तरह से ये बड़ा सा खतरनाक सा स्टेटमेंट है कि बच्चे को जब डांटता है तो बच्चे कहते हैं ना, काश हमारे पेरेंट्स ही नहीं होते, हम अनाथ ही होते। तो ये जो सिचुएशन होता है यहाँ पर वही फील करे कि आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ट बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन, फ्रीडम इज अ स्वीट। अब वो कह रही है कि एक तरह देखिए, बच्चे को डांटना सही है, पेरेंट्स के लिए जिम्मेदारी बनता है कि बच्चों के रिस्पेक्ट, लेकिन बच्चे को अगर एक्सट्रीम डांटते हैं तो बच्चे को अपने मन में ये सब फील होने लगता है। तो पेरेंटिंग जो होता है बड़ा ही टिपिकल काम होता है, और बच्चों को भी ये चीज़ फील, तो अब ये है, पर इतना उसको डांट पड़ रहा है कि अब सोच रही है मंडा कि काश मैं एक ऑर्फन ही होती, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, और गलियों में घूम रही होती। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ट बेयर फिट, और फिर मैं क्या करती, हस्ट का मतलब होता है साइलेंट, काम तरीके से, पूरी शांति के साथ अपने पाँव से क्या करती, जो है गलियों में पैटर्न बनाती। यहाँ पे पैटर्न का मतलब सॉफ्ट, यानी कि मेक अ पैटर्न, यानी कि अपने पाँव से जो है बेयर फीट से, खाली पाँव से एक गलियों में जब बच्चे करते हैं ना, जो स्ट्रीट में बच्चे वगैरह होते हैं तो अपने पाँव से या हाथ से कुछ कुछ बैठ कर बना, इस तरह से मैं बनाती रहती। साइलेंस इज गोल्डन, शांति जो है वो अच्छा है, और फ्रीडम इज़ अ स्वीट, और फ्रीडम से, यानी कि वो कह रहे कि शांति गोल्डन है एंड द फ्रीडम इज़ अ स्वीट, यानी कि जो फ्रीडम है कितना अच्छा है। तो यानी अब उसको इतनी चिढ़ हो चुकी है पेरेंट्स के उससे, कि सोचती है कि काश में ऑर्फन होती, अनाथ होती, गलियों में घूम रही होती और पैटर्न बना रही होती अपने बेयर फिट से, क्योंकि कम से कम शांति होती, शांति सबसे अच्छी चीज़ है, शांति इज़ अ गोल्डन एंड फ्रीडम इज़ अ स्वीट, अपने आप को सोच रही है इस तरीके से। फिर नेक्स्ट लाइन में कहती है उसकी मतलब, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एकिन अमांडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा। तो फिर से अब उसको डांटती है कि चॉकलेट मत खाओ, तुमको याद है ना, रिमेंबर योर एकिन। अब एकिन का क्या मतलब होता है ये बता देते हैं कि एकिन क्या होता है कि स्किन में जो डिजीज़ होता है ना, अब डिजीज़ मतलब कि जो पिंपल वगैरह निकल जाते हैं, रेड कलर का स्पॉट बन जाता है, उसको कहते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि डोंट ईट चॉकलेट अमेंडा, रिमेंबर योर एकिन, याद है ना कि तुमको पिंपल वगैरह निकल जाता है। विल यू
प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्लीपिंग। कहते हैं ना, पेरेंट्स कहते हैं कि देखते नहीं हो जब मैं तुम्हारे साथ बात करूँ तो मेरे तरफ देखो। तो पेरेंट्स जो गुस्से में कहते हैं कि मेरे तरफ देखो जब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तो इस तरीके से वो उसको कह रहे कि प्लीज़ लुक एट मी, मुझे तरफ देखो जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तो उसके पेरेंट्स जब उसको डांट रहे थे, फिर से उसको कह रही है। फिर अब इस पर एमेंडा का क्या रिएक्शन आता है कि आई एम ए रिपंजल। अब ये रिपंजल क्या हो है, ये थोड़ा सा डिस्कस करते। आई एम रिपंजल, नॉट आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई एम सर्टनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। अब यहाँ पर क्या है, रेपंजल जो है एक जर्मनी का फेरी टेल स्टोरी है। उसमें रेपंजल क्या होती है, एक वुमेन है जिसकी की बाल है काफ़ी बड़ी है, और जर्मनी में ही एक वेजिटेबल होता है जो कि सैलड में यूज़ किया जाता है, उसको भी रेपंजल कहा जाता है। तो यहाँ पर रेपंजल क्या है, इज़ अ जर्मन फेरी टेल अबाउट अ यंग वुमन विद ए इम्पॉसिबली लॉन्ग हेयर, जिसका कि लंबा सा बाल है, इतना बड़ा बाल है कि उसको क्या कहते हैं, रेपंजल को टावर में कैद करके, वो स्टोरी है उसमें विच क्या करती है, जो चुड़ैल वगैरह उसको कैद करके रखी हुई है, और चुड़ैल भी क्या करती है, उसके बालों के सहारे ही ऊपर चढ़ करके जाती है। तो इसीलिए वो कह रहे कि अब यहाँ पर फिर से सोचती कि मैं रिपंजल होती, आई हैव नॉट केयर, मैं किसी की परवाह नहीं करती, लाइफ इन टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, जो टावर में जो जीवन है वहाँ पर ऊपर में मैं रहती। अब मुझे क्या वो रेपंजल ये सोचती है अमेंडा कि मैं रेपंजल होती, यानी कि मुझे जो है विच वगैरह जो है कैद करके रख लेती टावर में, और फिर मैं वहाँ पर शांति, ट्रैंक्विल का मतलब होता है कंप्लीट शांति, काम, पीसफुल जो मूवमेंट कहते हैं देयर इज़ अ ट्रैंक्विल इन दैट सोसाइटी, पूरी तरीके से शांति फैली हुई है। तो यानी वो टावर में शांति होती, रेयर कोई आवाज़ नहीं होता। और फिर कहती है आई विल सर्टनली नॉट लेट माई नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, यानी कि मैं अपना बाल, जैसे कि वो रिपेंजल अपने बाल को नीचे कर देते उसके सहारे चुड़ैल ऊपर चढ़ जाती है, मैं तो वो भी नहीं करती ताकि मेरे पास कोई पहुंचती भी नहीं। तो इस तरीके से अपने आप को एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि रिपेंजल जो है यहाँ पर एक तरह अपने आप को ये कंपेयर कहते हैं, इसको हम एल्यूज़न कहते हैं। एल्यूज़न का मतलब होता है जब कोई चीज़ों को आप खुद से कंपेयर करते हैं, ह्यूमन बींग से कंपेयर करते हैं, तो उसको हम रिपुंजल सॉरी वो एल्यूज़न कहते हैं। फिर उसकी पेरेंट्स का स्टेटमेंट है नेक्स्ट, स्टॉप सल्किंग एट मी। सल्क का क्या मतलब होता है, साइलेंट हो जाना, हंसना भी नहीं। तो कह रहा है कि स्टॉप सल्किंग एट वंस अमेंडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा, एनी वन हु वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू अमेंडा। उसके पेरेंट्स कहता है कि जो ये चुपचाप जो हो जाती है ना, वो चुपचाप होना बंद करो, और जो बोलना, जो स्माइल करना बंद कर देती है उसको बंद करो, क्योंकि कोई भी अगर देखेगा यू आर ऑलवेज सो मूडी, कि तुम हमेशा मूडी रहती हो। मूड का मतलब क्या, बच्चे का जो मूड होता है, कभी हंसेगा कभी नहीं हंसेगा, कभी रोएगा कभी नहीं रोएगा, कभी खेलेगा। तो ये मूडी मत बनो, क्योंकि तुम जो मूडी बनेगी, तुम ये इस तरह से साइलेंट हो जाती हो, तो कोई भी अगर देखेगा, एनी वन थिंग, कोई भी सोचेगा कि मैं हमेशा तुमको नैग कर, नैग का मतलब होता है कि किसी को परेशान करना, एनवाय अ पर्सन बाय मेकिंग कंटिन्यूस क्रिटिसिज्म और सजेशन, कि मैं तुमको बार बार क्रिटिसाइज करती रहती हूँ, परेशान करती हूँ, कंप्लेन करती रहती हूँ। तो ये कोई भी सोचेगा अगर तुम हमेशा क्या करोगी, सल्क बनी रहोगे, ये जो साइलेंट बनी रहोगी, तो और मूडी मत बना करो। तो इस तरीके से बच्चे और पेरेंट्स के बीच का जो होता है, तो कभी कभी तो आजकल तो बच्चे जवाब दे देते हैं, लेकिन अक्सर जो बच्चे जवाब नहीं देते उसका एक्सप्रेशन दे करके समझिए कि कुछ ना कुछ वो सोच रहा है। तो यही चूँकि ये जो राइटर है रॉबिन क्लेन, ये रॉबिन क्लेन बच्चों के लिए स्टोरी लिखा करते हैं, इसमें दिखाता है पेरेंट्स का और बच्चों की अपनी कहानी। तो अब इसमें थोड़ा सा हम राइमिंग स्कीम जो पोइट्री डिवाइस है वो देख लेते हैं। तो पोइट्री डिवाइस में देखते हैं कि पहला है एमेंडा, एमेंडा स्ट्रेट एमेंडा। तो एक तरह से सारे लास्ट में अगर हम उसको राइमिंग स्कीम बनाते हैं तो ए और फिर स्टेट हो गया बी और फिर ए। तो ये पहले वाले में यही है। दूसरे वाले स्टेंजा में देखते हैं सी मी ब्लिसफुली। तो एक तरह से अगर हम इसको बनाते हैं वाले को, तो ये बन सकता है ए सी सी और ब्लिसफुली, मी फुली, हाँ तो ये भी सी हो सकता है। फिर से देखते हैं एमेंडा, एमेंडा शू और अमेंडा, इसमें भी वही है पहले वाले में, जैसे कि ए बी और ए। फिर से देखते हैं स्ट्रीट फीट एंड स्वीट, यानी सी सी सी। फिर से देखते हैं एमेंडा, एमेंडा, तो यानी ए बी और फिर से ए। और लास्ट वाले में फिर केयर केयर
और हेयर, यानी सी और फिर एमेंडा यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि 1, 3, 5 यानी पहले वाले में, तीसरे वाले में और फिफ्थ वाले में, ये जो आपका है ये है आपको AA BA, और जो 2 वाला है यानी कि सी मी ब्लिसफुली सी, उसके बाद आपको ये 4 वाला स्ट्रीट फीट और स्वीट, और ये फिफ्थ वाला केयर और हेयर सी यानी एक में बनता है, यानी कि 2, 4, 6 में टोटल कितने स्टैंजा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो 1, 3, 5, 7 में एक तरह का बनता है AA B, और 2, 4 और 6 में जो है CC, ये राइमिंग स्कीम बन रहा है। ठीक, उसके बाद देखते हैं पहले वाले में और कुछ मेटाफर बताई दी, जैसे एमरेल्ड का यूज़ किया गया, एमरेल्ड से एक तरह से मेटाफर है। उसके बाद मरमेड जो यूज़ किया गया है, और यहाँ पर एक चूँकि माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है, और यहाँ पर रेपुंजल यूज़ किया गया है। एक तरह से इसको हम एल्यूज़न कहते हैं। एल्यूज़न होता है ब्रीफ या इनडायरेक्ट रेफरेंस टू समवन समथिंग। और बाकी एक तरह से शुरुआत में ही देखते हैं एनाफोरा यूज़ किया गया, क्योंकि डोंट और डोंट रिपीट किया गया बार बार, अगर एक ही वर्ड ऊपर नीचे रिपीट होता तो बता ही दिए हैं। बाकी एंजायमेंट कहीं नहीं मिलता है। और उसके बाद देख लेते हैं एलिट्रेशन वगैरह कहीं हो। बाकी आप खुद से देख लें, क्योंकि मैं सारा कुछ बता ही दूँगा कि किस में क्या है। दूसरे वाले में देख लें फिर भी। देयर इज़ अ ट्रैंक्विल, इसमें वेयर इज़, ये इसमें भी नहीं है। उसके बाद और देख लें। ठीक, बाकी आप देख लीजिए कि इसमें अगर कोई और दिक्कत कोई किसी में होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, तो मैं ढूंढ करके बता दूंगा कि कहाँ पर कौन सा जो है पोएट्रिक डिवाइस यूज़ किया गया है। तो ये तो मैंने जल्दी में बता दिया। और एक तो मैं बार बार कहता हूँ कि मैं लास्ट में सबसे बताऊँगा, जो कि सबको एक तरह से एक्सप्लेन कर दूँगा सारे पोएट्रिक डिवाइस। ठीक, इसी साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।